हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th की। आज हम क्लास 11th का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर यानी इकाई फर्स्ट, यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इसको देखेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में। आज हम सिर्फ भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो भूगोल के जितने पार्ट होते हैं और किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाएगा, वो सब चीजें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई फर्स्ट, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस पुस्तक का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। अध्याय फर्स्ट है कि भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने माध्यमिक आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर क्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं इसका परिष्करण सामाजिक संगठन सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अपना अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह सतह एक रूप नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है।
भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अनेक सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी उपर्युक्त बताया गया है। अब यहाँ पे जैसे भूगोल क्या है, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने क्या क्या शब्द यूज किया है, तो अब हम इसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अगर हम एक सरल शब्द में कहना चाहें कि भूगोल क्या है, अगर हमसे कोई पूछे तो हम यह बताएंगे कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया है। इस शब्द का ग्रीक भाषा के दो मूल यानी जियो जिसका अर्थ पृथ्वी है और ग्राफोस ग्राफोस का अर्थ है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। ये जो इरेटास्थनीज है उनके अनुसार दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्यमान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुत आयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, जैसे भौमिकी, मृदा मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूनृत्य विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाएं प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। एतयो भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर अपने तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इस विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो फसल का स्वरूप है वह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होता है। किंतु यह विभिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्यान कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्यान में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एक भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक भौगोलिक तथा भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रक्रिया का एक अंतर्भूत भाग है।
तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन, एडॉप्शन अथवा मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिबद्ध कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है सक्षम हो गया है। तकनीकों ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एक मानव के एक अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच भिन्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया है, मैंने कप का निर्माण किया है। आपने रात्रि का सृजन किया है, मैंने दीपक बनाया है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूमि एवं मरुस्थलों का सृजन किया है। मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तक, तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी है। प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति संभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतर क्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यानी अगर हम वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को देखें तो किस प्रकार से यहाँ पे तीन वर्ग बनाकर प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। दूसरा है कि कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित है, जो कहाँ प्रश्न से संबद्ध होते हैं। क्या, कहाँ। अब देखिए लास्ट वाला क्या है। सब मिलाकर उन दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। लास्ट वाला क्यों, कहाँ, कैसे जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तत्वों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच सहचर एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक यानी सिंथेसिस विषय है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है
तथा इतिहास-कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रांचल यानी पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण से बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों को सहचर्य बोधगम्य बनाता है, जैसा कि रेखाचित्र 1.1 में दिखाया गया है दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यह भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान को छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी पट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उनमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनीक ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई तथा अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने की सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू 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 आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ अ स्थान व ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। इससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो। 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो। इसी कारण समय दूरी अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख
कीजिए। चित्र संख्या 1.1 में विभिन्न प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। अब आगे देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण यानी इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल का अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। पहला विषय वस्तुगत यानी क्रमबद्ध रूप से, और दूसरा है प्रादेशिक विषय वस्तु भूगोल का उपागम। प्रादेशिक यानी प्रादेशिक। दूसरा विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर यानी 1779 से 1859 द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत, रेखी, मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट यानी नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विभिन्नता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही अध्ययन प्रवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल पर समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से ही योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, इसको शायद आपको अपने बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। इसको आप अपने ही बुक से पढ़ लीजिएगा प्लीज, मुझे थोड़ी असुविधा हो रही है इसको पढ़ाने में, तो इसको आप अपने बुक में अच्छे से दिया गया है तो उसको आप कृपया पढ़ लीजिएगा। वहां पे देखिए भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो पहले देखते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल पहला भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या है, यानी यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जो भू आकृति विज्ञान होता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, तो जलवायु विज्ञान है। तीसरा है जल विज्ञान। जल विज्ञान जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों का प्रभाव का अध्ययन होता है। चौथा है मृदा भूगोल। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है, मृदा भूगोल। तो यह हमारा हो गया भौतिक भूगोल के इतने पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। पहला भौतिक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। 2
तीसरा विधिक या तकनीकी, चौथा मानव। तो जो सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र के अनुसार है उसमें भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिक, भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, यह हो गया 2 पार्ट। और देखते हैं विधि एवं तकनीकी रूप से देखते हैं तो मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, उसके बाद है मात्रात्मक तकनीकी, उसके बाद चौथा है भू सूचना। अब अगर हम भू सूचना को देखें तो यह भी 2 प्रकार का है, जैसे कि जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, यह जो है 3 प्रकार का है। अब हम मानव भूगोल को देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, मानव में हो गया सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा जनसंख्या एवं बस्ती, चौथा राजनीतिक, पांचवा आर्थिक। अगर हम जनसंख्या एवं बस्ती को देखें तो यह भी 2 प्रकार की होगी, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय। अगर हम आपका देखना शुरू करें कि आर्थिक में अगर हम देखना शुरू करें तो आर्थिक में देखते हैं कौन कौन सा है, कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन और संरचना सेवाएं, यह हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखा जाएगा। अब हम इधर चलते हैं भौतिक में। भौतिक में कौन कौन सा है, पहला भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। अब लास्ट वाला देखते हैं अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल। अंतरा पृष्ठ जीव भूगोल में कौन कौन सा है, पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। यह 4 प्रकार के देखे जाएंगे, 4 प्रकार है इसके देखे जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता यानी डायनामिज्म एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन होता है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में समाज और जैसे स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मकता होती है हम उसका अध्ययन करते हैं। अब वही दूसरा पॉइंट है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। तो यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जनसंख्या भूगोल। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापन तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। यह जो है आर्थिक भूगोल है। इसके अंतर्गत हम कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन का अध्ययन करते हैं। चौथा है ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। पांचवा है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। अब हम अगला देखते हैं जीव भूगोल। जीव भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है, यानी जीव भूगोल के अंतर्गत कितनी शाखाएं आती है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है जीव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है जीव भूगोल में।
दूसरा है कि वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र यानी हैबिटाट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है, वनस्पति भूगोल। तीसरा पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों यानी स्पीशीज के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। अब आगे देखते हैं प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। पहला पॉइंट है कि बृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा है कि ग्रामीण या इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। तीसरा है प्रादेशिक विकास। चौथा है कि प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ होते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है दर्शन, जिसमें भौगोलिक चिंतन होता है। दूसरा भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। अब यहाँ देखिए भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर, एक उपागम हमने पहले पढ़ लिया था, दूसरा है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर देखिए जो, तो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक विकास, तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है प्रादेशिक योजना। अगर हम बात करते हैं प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन की, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। और जो प्रादेशिक योजना है इसको 2, देश योजना या ग्रामीण योजना, शहरी योजना। यह भूगोल की शाखाएं हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। अब यहाँ पे देखें विधि तंत्र या तकनीक। विधि तंत्र या तकनीक। पहला है सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, दूसरा है परिमाणात्मक तकनीकी या सांख्यिकी तकनीकी के माध्यम से, तीसरा है क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, चौथा है भू सूचना विज्ञान तकनीकी यानी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, वैश्विक स्थितिकी तंत्र जीपीएस। उपर्युक्त उपर्युक्त वर्गीकरण उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एवं दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी गई है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितिकी तंत्र जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ माध्यमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्यान्वयन में जान सकेंगे। एक इसकी और पुस्तक है। आप अपनी कुशलता से सुधार करेंगे और उसको उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी भूआकृतियां, प्रवाह, उच्चावच,
वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें, जल परिमंडल, संबंध तत्व जैसे जैव मंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं इसके पोषण प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रांचल, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। यानी यह जितने सारे हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से यानी और हमारे मस्तिष्क के दृष्टिकोण से कि जो जो चीजें हमें जानने की कोशिश करते हैं उन सब का अगर उत्तर हमें खोजना है तो हमें जो है कि भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। जैसे वायु हो गया, वायुदाब हो गया, वर्षा हो गया, समुद्र हो गया, सागर हो गया, झील हो गया और जैव मंडल हो गया, उच्चावच हो गया। तो इन सब की जानकारी हमें भौतिक भूगोल के माध्यम से ही मिल सकती है। और अभी आगे बाकी है जैसे सम्मिलित होता है। इसमें मिट्टियां भी हो गई, मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया तथा कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास हेतु सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार वस्त्र भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति सस्य प्रतिरोध, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है जैसे वातानुकूलित, एयर कंडीशनर, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर इक्वाफर को पुनरावेशित यानी रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड यानी नाड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में स्थैतिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। एवं सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा जैसे भूगोल क्या है तो यहाँ पे देखिए रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार और अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्यान करना है। हार्टसोन के अनुसार। दूसरा है कि अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर। तो देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द यानी टर्म को यूज किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटास्थनीज। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैदान।
यहाँ पे देखिए कि सही मेल को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान, भूगोल की शाखाएं। तो यहाँ पे देखिए मृदा विज्ञान जो है मृदा भूगोल से संबंधित है, समाज शास्त्र जो है सामाजिक भूगोल से संबंधित है, जननांकिकी जो है जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, मौसम विज्ञान जो है जलवायु विज्ञान से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर हमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यों। अब अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास, जो है यह कालिक संश्लेषण संश्लेषण करता है, यानी हमें जो घटनाएं होती हैं पुरानी उसके बारे में बताता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके भी कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।